तो कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी स्वस्थ और मंगलमय होंगे। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये कितनी बार रिपीट होने वाली ये सभी प्रश्न है और इसका पूर्ण रूप से डिटेल सभी का डिटेल नीचे दिया गया है दोस्तों। जैसे ये क्वेश्चन है दोस्तों इसका भी देखिएगा पूरा डिटेल यहाँ पर नीचे दिया गया है, सभी का अपर्तनांक से रिलेटेड सभी का क्वेश्चन पूरा डिटेल वाइज यहाँ पर नीचे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी धातु प्रतिक्रियाशीलता मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में प्रतिक्रियाशीलता में पारा से ज़्यादा मतलब पारा से जो मरकरी होता है उससे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है और हाइड्रोजन से कम प्रतिक्रियाशील है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी एसएससी और रेलवे में 10+ बार ज़्यादा पूछे वाले प्रश्न हैं। 10 से ज़्यादा बार पूछा गया है। ये हर बार रिपीट होता है क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रेलवे में भी देख लीजिएगा या लेटेस्ट में 2024-25 में यह 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है रिएक्टिविटी सीरीज से। ये तो हमने दोस्तों मेंशन किया है, अगर पूरा 2024-25 का डाटा उठा लिया जाए तो कम से कम 15 बार केवल रेलवे में पूछा गया है 2024-25 में। तो दोस्तों पूछा है पारा से ज़्यादा होना चाहिए मतलब मरकरी से ज़्यादा होना चाहिए और हाइड्रोजन से कम होना चाहिए। तो इसके आंसर की बात किया जाए दोस्तों, पारा से मतलब Hg से ज़्यादा होना चाहिए और हाइड्रोजन से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा तांबा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तांबा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें बात करें पोटेशियम सबसे ऊपर होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, सबसे नंबर 1 पे आता है पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। ये तीनों जैसे दोस्तों पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये तीनों ऐसे धातु हैं, ऐसे तत्व हैं जो दोस्तों प्राकृति में खुले वातावरण में किसी से भी अपक्रिया कर लेते हैं, कोई भी हो उससे तुरंत अपक्रिया कर लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा तांबा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तांबा। धातु की प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला की बात करें, सबसे ऊपर आता है दोस्तों पोटेशियम, उसके बाद आता है सोडियम, फिर आता है कैल्शियम। सबसे पहले आता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर उसके बाद दोस्तों मैग्नीशियम, फिर हो जाएगा एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर सीसा, फिर हाइड्रोजन, फिर कापर, फिर पारा। बोला गया था दोस्तों क्वेश्चन में पारा से अधिक और दोस्तों हाइड्रोजन से कम है दोस्तों कापर, और पारा से अधिक है, इन दोनों के बीच वाला पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कापर। उसके बाद आता है सिल्वर और सोना। दोस्तों बात करें सिल्वर Ag और सोना Au, ये दोनों दोस्तों खुले वातावरण में किसी से अपक्रिया नहीं करते, ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, वातावरण में ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक आपतित किरण, मान लीजिए कोई आपतित किरण अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तित किरण गुजरेगी। तो दोस्तों मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये हो जाएगा P, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों फोकस F। तो इसका बोला गया है, मान लीजिए फोकस है, फोकस से होकर आपतित किरण, आने वाली किरण जो है अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है। तो मान लीजिए कुछ इस तरह से होकर आ रही है, तो परावर्तित टकराने के बाद वो कैसे होकर गुजरेगी, तो टकराने के बाद हो जाएगा दोस्तों ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर से होकर गुजरेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप डी 2022 में लगातार पूछा गया था, और यह दोस्तों ये हमने ग्रुप डी 2022 का मेंशन किया है, लेकिन अगर ग्रुप डी 2024-25 की बात करें, 2025 की बात करें, तो ग्रुप डी में ही दोस्तों केवल कम से कम 5 बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। और दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता है, दर्पण हो या फिर लेंस हो, इन दोनों से क्वेश्चन दोस्तों हर शिफ्ट में आता है, इसको याद रखिएगा। यहाँ फिर इसके पूर्ण रूप से व्याख्या की बात किया जाए, आप लोग देख सकते हैं वही व्याख्या लिखा गया है जो हमने ऊपर समझाया है। आगे बात करेंगे दोस्तों, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, गोली दर्पण क्या होता है। जैसे दोस्तों गोली दर्पण की बात करें तो गोली दर्पण में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों आ जाता है। गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों आ जाता है, इसको याद रखिएगा। बोला गया है दोस्तों, एक गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इसके फोकस दूरी के पदों में किसके बराबर होगी, इसके पदों में किसके बराबर होगा दोस्तों। बोला गया है गोली दर्पण ध्रुव और वक्रता केंद्र के, मान लीजिए गोली दर्पण कोई भी हो सकता है, उत्तल दर्पण हो सकता है या फिर अवतल दर्पण, तो हमने अवतल दर्पण ले लिया। ये हो जाएगा मुख्य अक्ष, P हो जाएगा पोल मतलब ध्रुव हो जाएगा,
और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों फोकस एफ, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सी वक्रता केंद्र। बोला गया दोस्तों ध्रुव पी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ध्रुव पी और वक्रता केंद्र की दूरी फोकस के तरफ में, तो फोकस होता है दोस्तों, तो सी होता है दोस्तों 2f के बराबर, मतलब फोकस का दुगना होता है वक्रता केंद्र, फोकस का दुगना होता है वक्रता केंद्र और फोकस होता है वक्रता केंद्र का आधा। ये दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2f, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 2f। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, 2f, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 2f, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें, ये भी दोस्तों क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट है, 2023-24 में लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका पूरा डिटेल की बात किया जाए तो यहाँ पर लिखा गया है किस टर्म में होता है, 2f के बराबर होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2024-25 में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा विलयन जल अपघटन के कारण थोड़ा सा अम्लीय हो जाता है। अम्लीय की बात करेगा दोस्तों, अम्लीय की बात करेंगे तो पीएच का मान 7 से कम होता है, पीएच मान 7 से कम होता है अम्लीय प्रकृति में, 7 से कम अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा होता है दोस्तों क्षारीय, और 7 होता है दोस्तों तो उसको उदासीन विलयन बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो बोला गया दोस्तों कौन सा विलयन जल अपघटन के कारण थोड़ा सा अम्लीय हो जाता है। अम्लीय की बात करें तो हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों यहाँ पर एक टर्म है CH3COO, यानी इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, इसको बोला जाता है सोडियम एसीटेट, इसको क्या बोला जाता है सोडियम एसीटेट, इसको बोला जाता है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसको सोडियम कार्बोनेट, इसको सोडियम एसीटेट। ये सोडियम एसीटेट वाला फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सोडियम एसीटेट का सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये हो जाएगा CH3COO, यानी ये। अगर इसके पूरे डिटेल की बात करें दोस्तों, यहाँ पर पूर्ण रूप से समझाया गया है, इसका आंसर हो जाएगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। दोस्तों बोला गया है अमोनियम क्लोराइड एक ऐसे लवण, ये क्या है दोस्तों, लवण साल्ट है का उदाहरण है जो एक दुर्बल क्षार, ये NH3 अमोनिया क्या है दोस्तों, दुर्बल क्षार, एक प्रबल अम्ल HCl से बना है, HCl से बना है। जब इसे जल में घोला जाता है तो हाइड्रोलिसिस करता है, मतलब जल के साथ रिएक्शन करता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जल के साथ अपक्रिया करना, और H3O+ आयन उत्पन्न करता है। हाइड्रोलिसिस करके H3+O आयन उत्पन्न करता है, जिससे विलयन हल्का अम्लीय हो जाता है, जिससे विलयन हल्का अम्लीय हो जाता है। तो इसका पूर्ण रूप से यहाँ पर डिटेल दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। NH4+ आयन H2O के साथ मिलाने पर ये दोस्तों अम्लीय प्रकृति का विलयन प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन एसएससी और रेलवे में कम से कम 15 बार पूछा गया क्वेश्चन होगा हाल फिलहाल में, 2020 के बाद से 15 बार पूछा गया प्रश्न है ये वाला। अपवर्तनांक से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों आता है, हर बार आता है, इसको याद रखिएगा। नीचे हमने पूरा मेंशन किया है जो जो इम्पोर्टेंट अपवर्तनांक है उन सभी के बारे में। तो दोस्तों पूछा गया है वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वायु का अपवर्तनांक होता है 1.0003, वायु का अपवर्तनांक होता है 1.0003, 3 बार 0 होता है उसके बाद 3। दोस्तों सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक की बात करें, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अपवर्तनांक होता है दोस्तों हीरे का कितना होता है दोस्तों 2.42। अगर लगभग की बात करें 2.42 नहीं तो होता है दोस्तों 2.417 इतना होता है। दोस्तों पूर्ण रूप से इसके डिटेल की बात किया जाए, जो अपवर्तनांक होता है दोस्तों, अपवर्तनांक क्या होता है यहाँ पर पूरा दिया गया है। यदि प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी माध्यम में होता है, अपवर्तन निर्वात से, मान लीजिए कोई निर्वात है, वैक्यूम है, वहाँ से किसी माध्यम में होता है, वो कांच भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, और दोस्तों कोई भी माध्यम हो सकता है, जैसे बर्फ़ का टुकड़ा हो सकता है, पानी हो सकता है, किसी भी माध्यम में जा रहा होता है, तो आपतन कोण जो होता है उसके साथ, मान लीजिए ये है यहाँ से जो दोस्तों प्रकाश आ रहा है, ये आपतन कोण हो जाएगा यहाँ पर,
ये हो जाएगा आपतन कोण। और दोस्तों अपवर्तन कोण, अपवर्तन मतलब यहाँ से जाने के बाद जो थीटा कोण यहाँ से अवलंब से बना रहा है, ये वाला अपवर्तन कोण से अनुपात का माध्यम, इन दोनों का अनुपात का माध्यम उसको बोला जाता है दोस्तों अपवर्तनांक। इन दोनों के अनुपात का माध्यम जो होता है उसको अनुपात बोला जाता है, सॉरी अपवर्तनांक बोला जाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोला जाता है। तो कुछ अपवर्तनांक यहाँ पर दिया गया है दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट इसमें दिया है। वैसे एनसीईआरटी में दोस्तों बहुत अपवर्तनांक के बारे में दिया है, लगभग 13 से 14, लेकिन कम से कम आप लोगों को इतना पता होना चाहिए। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, पानी का होता है, बर्फ़ का, एल्कोहल का जो है, केरोसिन, केरोसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजीन, बेंजीन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बेंजीन, बेंजीन आप लोगों को पता होना चाहिए। और हीरे का अपवर्तनांक जैसे हमने ऊपर बताया इतना होता है। इसको लगभग में 2.42 इसको लिखा जाता है, लगभग में 2.42 हीरे का अपवर्तनांक। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरे का ही होता है, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, हीरे का। ये इसको याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस अपवर्तनांक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दोस्तों यहाँ पर 2 फार्मूला है इसमें लगेगा, 2 सूत्र इसमें लगेगा, 2 सूत्र लगेगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। जब एक स्थिर बल, मान लीजिए कोई बल है किसी वस्तु पर 3 सेकंड के लिए, 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 किलोग्राम के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है, तो यह वस्तु के वेग को इतना मीटर पर सेकंड से इतना मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। मतलब 4 मीटर पर सेकंड पहले होता है इनिशियल यू का मान 4 मीटर पर सेकंड, फिर उसके बाद बढ़ा देता है वी का मान हो जाता है अंतिम वेग 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। तो प्रयुक्त बल का गुरुत्व, मतलब ये उसमें बोला गया है यफ का मान पूछा गया है, प्रयुक्त बल यफ बराबर पूछा गया है। तो यफ बराबर क्या होता है दोस्तों, यफ बराबर यम इंटू ए, ये वाला फार्मूला होगा, यफ बराबर यम इंटू ए। अब दोस्तों ए का मान नहीं दिया, तो ए का मान निकालने के लिए न्यूटन्स के गति का समीकरण लगेगा। गति का पहला नियम वी बराबर यू प्लस ए टी, तो यहाँ से ए बराबर हो जाएगा दोस्तों वी माइनस यू बटे टी, ए बराबर वी माइनस यू बटे टी। तो वी का मान दिया है दोस्तों 6, माइनस यू का मान कितना दिया है 4, बटे टी का मान कितना दिया है 3 सेकंड, 3 सेकंड। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2/3 ए का मान हो जाएगा। अब इसमें पुट कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, या बराबर एम ए वाले में ये वैल्यू ए त्वरण का मान इसमें रख देंगे, त्वरण का मान उसमें रख देंगे। तो यह बराबर हो जाएगा, यम का मान कितना दिया है 8 गुणे 2/3, 2/3 तो हो जाएगा दोस्तों 16/3, 16/3। तो 16/3 को अगर हम पॉइंट के फॉर्म करेंगे तो 5.33 कुछ होकर आएगा, 5.33 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 5.33। अब दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यह बराबर ए में, ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। और दूसरा है दोस्तों गति का पहला समीकरण, गति का पहला समीकरण जो है ये वाला फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इसके सोल्यूशन की बात करेंगे, यहाँ पर पूर्ण रूप से इसका सोल्यूशन भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। पहले ले गए यहाँ पर ये वाला, जहाँ से त्वरण आपका लोगों का निकल जाएगा 2/3। उसके बाद दोस्तों ये वाला फार्मूला आप लोग लगा के फोर्स का मान सिंपली निकाल सकते हैं, बल का मान निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी देखिएगा दोस्तों 2022 और 25 में सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा गया था। अगर दोस्तों विटामिन की बात करें, विटामिन से रिलेटेड एसएससी और रेलवे में सैकड़ों बार क्वेश्चन पूछा गया है विटामिन से रिलेटेड। तो दोस्तों इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो बोला गया निम्नलिखित विटामिन पर विचार कीजिए। दोस्तों विटामिन डी दिया है, विटामिन बी12 दिया है, विटामिन के और विटामिन सी। बोला गया है इनमें से कौन से विटामिन जल में विलेय है, मतलब जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील की बात करें तो जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा विटामिन बी और दोस्तों विटामिन सी। तो विटामिन बी इसमें कौन सा है, विटामिन बी दूसरा वाला है, ये 2 वाला है, और विटामिन सी है 4 वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 और 4। विटामिन बी12 मतलब बी12 विटामिन बी के अंदर ही आता है, और विटामिन सी ये दोनों जल में घुलनशील है। और वसा की बात करें दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन होता है, वसा में घुलनशील विटामिन होता है। जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों वसा में घुलनशील होते हैं। दोस्तों इसके पूर्ण रूप से डिटेल की बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए दिया गया है विटामिन बी जो कि
रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। और विटामिन सी इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, जो कि जल में घुलनशील है। यम विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरोल कहा जाता है, विटामिन ई अल्फा टेकोफेरोल कहा जाता है और विटामिन के फाइलोक्विनिन बोला जाता है। ये चारों विटामिन दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन है। ये चारों किस्में हैं वसा में घुलनशील विटामिन है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सभी का सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं कंटेंट बहुत अच्छा लेकर आए हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिएगा 3 बार लगातार पूछा गया क्वेश्चन है, 3 बार लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। बोला गया दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मतलब दंत चिकित्सकों द्वारा कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या करता है दोस्तों? वस्तु को बड़ा कर देता है। वस्तु कैसा बनाता है? वस्तु को बड़ा कर देता है और दोस्तों आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसको भी याद रखिएगा। वस्तु को बड़ा करके आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पर होता है? उपयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में डॉक्टरों द्वारा कान, गला और आंख देखने के लिए, डॉक्टरों द्वारा कान, गला और आंख देखने के लिए। और दोस्तों दंत चिकित्सक में भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए दंत चिकित्सक यहाँ पर देखिएगा। और दोस्तों सोलर कुकर में भी, गाड़ियों के हेडलाइट में भी और वह सर्च लाइट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया दोस्तों। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है यहाँ पर देख लीजिएगा। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, डॉक्टरों द्वारा कान, गला और आंख देखने के लिए, सोलर कुकर में, गाड़ियों के हेडलाइट में और सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, गाड़ी के रियर व्यू में, गाड़ी के रियर व्यू में, रियर व्यू को जो पीछे देखने के लिए क्या होता है? पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का रियर व्यू को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ये दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर सभी दिखा है। और दोस्तों यहाँ पर दिया अवतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब उल्टा होता है, वास्तविक होते हैं कभी कभी, लेकिन परंतु यदि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए, अगर फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब सीधा, आभासी व बड़ा बनता है। इसलिए दोस्तों इसको दंत चिकित्सक द्वारा यूज किया जाता है। लेकिन कंडीशन क्या होता है? फोकस और ध्रुव के बीच में रखना चाहिए, नज़दीक थोड़ा रखना चाहिए वस्तु को, इसलिए वो बड़ा, तभी वो बड़ा दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक परमाणुक है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक परमाणुक है? मतलब केवल एक अणु से मिलकर, पर एक परमाणु से मिलकर बना होता है। तो हाइड्रोजन हो जाएगा दोस्तों। हाइड्रोजन को कैसे लिखा जाता है? H2। ये हो जाएगा दोस्तों द्विपरमाणु। हीलियम He, यह एक परमाणु हो जाएगा, एक परमाणु। ऑक्सीजन को दोस्तों O2 लिखा जाता है, यह भी 2 परमाणु है। नाइट्रोजन को दोस्तों N2 लिखा जाता है, यह भी दोस्तों 2 परमाणु है। तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हीलियम इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक परमाणु वाले तत्व कौन से हैं? जैसे आर्गन Ar लिखा जाता है, अगर इसके आगे 2 लिखा जाए, नीचे 2 लिख दिया जाए, जैसे अगर Ar2 लिख दिया जाता है तो ये द्विपरमाणु हो जाता है। हीलियम He लिखा जाता है, इसलिए एक परमाणु है। नियान Ne लिखा जाता है, एक परमाणु है। क्रिप्टॉन Kr एक परमाणु है। जेनॉन एक परमाणु है। और दोस्तों रेडॉन भी एक परमाणु है। ये अति प्रतिक्रियाशील होते हैं। और सोडियम की बात करें दोस्तों, सोडियम यानी भी एक परमाणु है। पोटेशियम भी एक परमाणु है, ये दोस्तों याद रखिएगा। ये सभी एक परमाणु तत्व हैं। O2 जैसे ऑक्सीजन हुआ, ये दोस्तों 2 परमाणु का तत्व है, द्विपरमाणु तत्व है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल टी का मान दिया है कितना? 0.04 सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के सभी एग्जाम में। तो इसकी आवृत्ति n का मान पूछा है, तो n बराबर होता है सूत्र 1/t इसका सूत्र होता है। n का मान रख देंगे दोस्तों, सॉरी टी का मान रख देंगे 1.0.04। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो दशमलव जब हटाएंगे तो 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 100/4 ये हो जाएगा दोस्तों 25 हर्टेज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है? हर्टेज। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्टेज, इसको याद रखिएगा। ये वाला दोस्तों थोड़ा जल्दी हो गया, ये वाला फार्मूला इसको नोट कर लीजिएगा। समय अंतराल से रिलेटेड अगर प्रश्न आए तो इसी में रख के सिंपली आप लोग क्वेश्चन निकाल सकते हैं।
तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।